अंडर कंस्ट्रक्शन में घर लेना रिस्की है? हमेशा मैंने ऐसे सोचा है, रिस्की उसको ही लगता है जिसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होते बुकिंग कराने के लिए। जब भी हम कोई घर खरीदते हैं तो हमें सिर्फ रहना ही देखना होता है कि हमें कोई और भी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देखनी चाहिए एज ए बायर? बीइंग एज अ बायर आप 4 डॉक्यूमेंट देखोगे, 8 देखोगे, 12 देखोगे, रहना शायद 40 डॉक्यूमेंट देखोगे। क्या ये नवी मुंबई 3.0 एक सच में कोई बड़ी चीज है, बेनिफिशियल है फॉर बायर्स, एक पोटेंशियल मार्केट बन रहा है या सिर्फ एक बबल है? It is definitely a massive change for the entire real estate industry, and it will. नवी मुंबई में कौन से एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए? What do you prefer, मुंबई और नवी मुंबई? By 2030 रियल एस्टेट मार्केट में क्या नया देख सकते हैं? The Mumbai was the first generation. Navi Mumbai was the second generation. The Mumbai 3.0 is the third generation. आपने भी सुना होगा रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के रेट्स हमेशा बढ़ते ही हैं, गिरते क्यों नहीं? या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में घर लेना रिस्की है? सच क्या है? आज के इस पॉडकास्ट में हम रियल एस्टेट के सारे मिथ्स को तोड़ने वाले हैं, वो भी बिना किसी फिल्टर के। वेलकम टू बिहाइंड द ब्रिक्स, जहां हम सिर्फ 3 चीज़ों की बात करते हैं: रियल एस्टेट और रियल एस्टेट। अगर आप डेवलपर हो, बायर हो या इन्वेस्टर हो और रियल एस्टेट में लगाव रखते हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आज हमारे साथ हैं मिस्टर विजय जयसवानी, फाउंडर ऑफ विजय प्रॉपर्टीज पनवेल। हाय विजय भाई, हाउ आर यू? I am good, Raj. How are you? ऑल गुड भैया, सिंस अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक जो मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई थी, इट्स विथ विजय भाई, विथ विजय प्रॉपर्टीज, एंड जो आपका प्रोजेक्ट था परिवारम। सो आई एम वेरी ग्लैड टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट विथ वेरी फर्स्ट एपिसोड। सो आई थॉट यू टू इनवाइट यू ओनली एंड वी कैन डिस्कस अ लॉन्ग जर्नी जो हमने देखा है सिंस लॉन्ग 3-4 years। विजय भाई बताइए, कैसा रहा आपका जर्नी? हाउ डिड यू स्टार्टेड इन रियल एस्टेट? वेल, जैसे हम जानते हैं एक दूसरे को 3-4 साल से, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपनी जर्नी की स्टार्ट भी फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट में तेरे साथ करूँगा। करेक्ट, इट्स एन प्लेजर फॉर मी। थैंक यू। चलो, बीइंग एज अ पॉडकास्ट, लेट्स स्टार्ट कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट। यस। 2009 पलसपा, स्मॉल टाउन नियर पनवेल। देयर आई हैड अ प्लॉट ऑफ 400 स्क्वायर मीटर, सिर्फ 400 मीटर का एक प्लॉट था मेरा। दैट वाज अ प्लॉट मुझे मिला था मेरे फैमिली से। ओके। 2007 वी हैड अ जॉइंट फैमिली सेपरेशन, तो हमारे पार्ट में वो प्लॉट आया था 400 मीटर का। तो 2008 समवेयर अराउंड न्यू बॉम्बे हैड अ डाउनफॉल इन अ रियल स्टेट। बेसिकली जो 2008 में जो मंदी का दौर आया था एक, उस वक्त के समय पे लोगों को सेल्स नहीं हो रहे थे। देयर वाज मेनी बेल्ट सराउंडिंग न्यू बॉम्बे जो ऑलमोस्ट स्लो डाउन हो चुके थे, मूवमेंट नहीं थी। मेरा बेसिक ट्रेंड था, आई वॉज अ पेंट डीलर, आई यूज्ड टू सप्लाई पेंट टू द बिल्डर्स। तो मेरी पहचान, जान पहचान न्यू बॉम्बे के सभी बिल्डरों से थी। मैं इनको सप्लाई करता था, मैं इनको जानता था, इनसे मेरा मिलना जुलना होता था, इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं जानता था। तो इनिशियली मैंने देखा था जब भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वो एरिया थोड़ा रॉ रहता था। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती थी, कंस्ट्रक्शन होती थी, उसमें चार्म बढ़ता था, उसकी ग्रोथ होती थी, इवेंचुअली रेट्स की भी ग्रोथ होती थी, इंफ्रा की भी ग्रोथ होती थी, प्राइस की भी ग्रोथ, अप्रिसिएशन मिलता था। 2008 की मंदी के बाद में 2009 में मेरा पेंट्स का बिजनेस थोड़ा स्लो चलने लग गया था, जो कंजम्पशन थी वो थोड़ी स्लो हो गई। मीनवाइल मैंने ये सोचा था कि चलो ठीक है, अब ये जो प्लॉट है पहले इसको सेल करके देखते हैं क्या होता है। तो उस समय 400 मीटर के प्लॉट का मार्केट प्राइस था 4.5 लाख 5 लाख रुपए, बट कोई 2 लाख भी नहीं दे रहा था। मैंने पहले प्लॉट सेल करने का सोचा, तो कोई 2 लाख में भी लेने के लिए प्लॉट रेडी नहीं था। अंदर की तरफ था, थोड़ा हाईवे से और सिंगल गाड़ी जा सकती थी, छोटा सा रास्ता था, कोई वाव लोकेशन नहीं थी, इट वाज अ विलेज प्लॉट। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज बहुत छोटा प्लॉट था। तो थोड़ी हिम्मत भी बढ़ गई कि ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। और एज सच बिल्डर्स को मैं पेंट वगैरह सप्लाई करता था, तो सोचता था कि चलो जितने में हम मटेरियल डालते हैं पेंट का, उतने में तो बिल्डिंग बन जाएगी। 2009 में इनिशियली मैंने प्लान किया वहाँ पे, वो मेरी बिल्डिंग थी G+3 की, ग्राउंड +3 की बिल्डिंग थी। उसमें लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं थी, सिंगल स्टेयरकेस थी, ग्राउंड फ्लोर में बिल्डिंग, हाँ स्टैंड अलोन बिल्डिंग, बहुत छोटा सा 400 मीटर का प्लॉट है, तो कोई ज़्यादा वाव फैक्टर था नहीं। तो तब मैंने ये सोचा था कि चलो मैं कुछ ऐसे घर बनाता हूँ जिन लोगों ने कभी घर नहीं खरीद पाए हो, तो उनको घर मिल सकेगा क्या। तो मेरा इनिशियल सेलिंग था वो 8,88,000 में 1 BHK। अच्छा, इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, GST, इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, इन 2009 इनिशियली। तो मैंने वहाँ पे 15 यूनिट्स प्लान किए थे।
तो around the project turnover, entire turnover was 1.2 crores, not more than that. तो 4 लाख की मैं लैंड कॉस्ट पकड़ लूँ, जिसके 2 लाख भी नहीं मिल रहे थे. इवेंचुअली मैंने सोचा चलो G+3 के 15 फ्लैट बना रहा हूँ, तो इसका कॉस्ट टेम्परेचर माइनस करके भी टर्न अराउंड 1 करोड़ तक तो आ जाएगा. तो कंस्ट्रक्शन बनाने में उसमें 50-55 lakhs लगे, और वो पूरा माल मेरा 10 to 11 months में बिक गया. सबसे ज़्यादा मैंने उसमें जो कमाया वो पैसा नहीं था, वो दुआ थी. जिन्होंने भी घर खरीदा ना, उन्होंने मुझे दुआएं बहुत दी, क्योंकि वो ऐसा बोलते थे, सर हमने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि हमारा कभी घर बनेगा. तब मुझे ये पता चला कि भाई अगर हम बजट होम्स बनाएं, उनकी प्लानिंग इस तरीके से करें ताकि जो नीडी पीपल है, जो जिनको जरूरत है, घर खरीदना चाहते हैं, बट उनकी सोच, उनका पॉकेट उन्हें अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि जो रेट सुनते हैं. सही बात है. तो उनसे जो सबसे ज़्यादा मिली वो मुझे दुआएं मिली. उन दुआओं ने मुझे आज यहाँ पर स्टेज पे बिठाया है. तो सबसे ज़्यादा मेरी जो वहाँ पर कमाई थी वो ब्लेसिंग्स थी, विशेष थी, उनके रिगार्ड्स थे, उनका वो प्यार था. पैसा नो डाउट आप मेहनत करोगे तो हर काम में मिलेगा. मैंने भी मेहनत करी, वहाँ पे ही मिला, बट जो मैंने दुआएं वहाँ से कमाई, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. तो मेरी जर्नी स्टार्ट ब्लेसिंग से हुई. तो ये थी मेरी जर्नी की स्टार्ट 2009. करेक्ट भैया. देन वहाँ से लेके परिवारम का कंसेप्ट क्या था आपका? कैसे आपने सोचा कि हम परिवारम स्टार्ट करें, और उस लोकेशन में जो हम भी जानते हैं, इट्स इन वावंडल, जो बहुत लोगों को पता भी नहीं कि वावंडल किस एरिया में आता है, कौन से लोकेशन में आता है, वहाँ पर क्या विजन था, और वहाँ पे आपने कैसे ब्रेक थ्रू किया, और क्या आपको उससे चैलेंजेस हैं उस प्रोजेक्ट को लेके, ये थोड़ा हम समझना चाहेंगे. वेल, जैसे हमारा रिलेशन बना ही परिवारम से. सही बात. एक दूसरे से हम मिले भी परिवारम से. तो हमारे परिवारम का टैगलाइन भी है, सलाह नहीं साथ देंगे, एज यू नो. अभी परिवारम की जर्नी अगेन द सेम थिंग. 2020 कोविड दैट हिट अस वेरी हार्ड. Yes, in 2020 कोविड, जब पूरी दुनिया रुक गई थी, उस वक्त लोगों को न घर से निकलने की इजाज़त थी, न घर के बाहर कुछ और सोचने की इजाज़त थी. जो लोग घर के बाहर थे उनके पास न घर था, न घर जाने का रास्ता था. जिन लोगों के पास खुद का घर नहीं था, न उनकी सोच चल रही थी, न उनको समझ पड़ रही थी कि घर कैसे बनेगा. उस वक्त 1.5-2 महीने के बाद कोविड के, सबको लगा था लगभग दुनिया रुक गई, क्या होगा क्या नहीं होगा. वावंडल वाली जो लैंड है, ये मेरी परचेज 2016-17 में थी. अच्छा. परचेज इसी प्लानिंग से की गई थी कि फ्यूचर जब भी नवी मुंबई ग्रो होगा, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट लाऊंगा, एक मेगा टाउनशिप लेके आऊँगा. लैंड उसी सोच से परचेज की गई थी. बट इम्पैक्ट कोविड का आने के बाद में मैं इंस्टेंट डिसीजन लूँगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था. पोस्ट कोविड, जैसे जैसे कोविड का असर स्लो डाउन होता गया, मार्केट मूवमेंट स्टार्ट हुई, लोगों की लाइफ रीस्टार्ट हुई, लोगों की सोच रीस्टार्ट हुई, तब मैंने ये चीज़ देखी थी, इस कोविड में अगर कोई सबसे ज़्यादा किसी को काम आया तो घर. जो लोग सुरक्षित थे, तो जिनके पास अपना घर था वो सुरक्षित थे. जो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, परेशान हुए, वो थे जिनके पास खुद का घर नहीं था. कोविड में अगर किसी को कोविड हो जा रहा था तो घर में जिसके कमरे कम थे या दूसरा घर नहीं था तो परेशान थे, उनको कोविड सेंटर्स में जाना पड़ रहा था. तब मैंने वापस ये एक सोच लाई कि जो मैंने 2009 में जर्नी स्टार्ट की थी, पोस्ट 2009 मैंने लग्जरियस प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, मैंने बड़े टावर्स भी बनाए, सब बनाए. मीनवाइल मैंने ये इकोनॉमिकल होम्स का सेगमेंट हमेशा जारी रखा था, क्योंकि मैं इससे बाय हार्ट कनेक्टेड हूँ. ये मेरी हार्ट बीट है. माई ट्रू लव इज इकोनॉमिकल होम्स, to serve the homes to the needy persons, right? Those who think that they can't buy it, I want them that you can buy it. Try it. You can buy it. 2020 पोस्ट कोविड मैंने परमिशंस के लिए डाला, अप्रूवल्स के लिए डाला. 2021 में जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया, सेम वाज आई देयर. मैंने इनिशियली 2021 में मैंने इसके स्टूडियो अपार्टमेंट्स 12 लाख में स्टार्ट किए थे. उस दौर में जहाँ पे 30-35 लाख में मिनिमम स्टार्ट होता. मेरा वहाँ पे भी कोई कैलकुलेशन कमाई का नहीं था. जहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मैं खुद नहीं जानता था कि क्या इतना माल बिकेगा, कौन सी स्किल तक जाएगा, खरीदेगा नहीं खरीदेंगे. पर इतना पता था कि क्वालिटी हमेशा A1 बनानी है. किसी का भी मेहनत का पैसा उसको ऐसा नहीं लगे कि उसने गलत डेवलपर के पास लगाया. सही बात है. और हमेशा ब्लेसिंग्स लेनी है. इनिशियली प्लानिंग थी मेरी 2024 तक मैं 2 टावर कंप्लीट करूंगा, और 2026 तक
मैं बाकी के 2 टावर कंप्लीट करूँगा। वहाँ पे 4 विंग्स हैं, चारों मेरे फैमिली के बच्चों के नाम पर हैं, आशिका, इशिता, प्रियंका, वियान। 2 मेरी डॉटर्स हैं और 2 ट्विंस मेरे भाई के हैं। तो इट्स एन फैमिली प्रोजेक्ट। एक छोटा सा मिनिएचर सा क्लब हाउस है वेगस, वो हमारा पेट है, माल्टीज डॉग है, ही इज लाइफ ऑफ आवर एंटायर फैमिली। तो हमने उसको, वो हमारा सबका एंटरटेनमेंट जोन है, तो हमने इस क्लब हाउस का नाम वेगस रख के सबकी लाइफ का एंटरटेनमेंट जोन बनाया। तो एंटायर फैमिली बेस्ड प्रोजेक्ट है। यही सोच से हमने परिवारम स्टार्ट किया था कि जहाँ पर लोग साथ देंगे, सलाह नहीं। अक्सर फैमिली में देखा जाता है तकलीफें आने पे, दिक्कतें आने पे लोगों को सिर्फ सलाहें मिलती है, साथ नहीं। तो हमने ये स्लोगन भी इसलिए रखा था कि हमारे पास आपको साथ मिलेगा, सलाह नहीं। तो ये सोच से हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब आगे चल करके हमारे और उसमें अभी नया फेज़ का मैं अप्रूवल ले रहा हूँ। 324 यूनिट्स उसमें है। उसके बाद फेज़ 3 का अप्रूवल लूँगा, उसमें भी 300, टोटल ओवरऑल 850 यूनिट्स का प्रोजेक्ट है। इट्स अ मेगा टाउनशिप। इट्स अ मेगा टाउनशिप। भैया देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो आई बिलीव इस प्रोजेक्ट में रहा वो हमारा लोकेशन है। उसको लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है और क्या मार्केट चेंज हो सकता है जब ये हम, जैसे हम सुन रहे हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है, उसके साथ जो भी आउटलेट MTH लाइव है, ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रही हैं टुवर्ड्स आवर प्रोजेक्ट ओनली, तो आपको क्या लगता है किस लेवल तक की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन वावंडल जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है? वावंडल इज एन वेरी फर्स्ट विलेज कनेक्टेड टू द पनवेल तालुका। जैसे पनवेल एक तालुका है, ऐसे खालापुर एक तालुका है। करेक्ट। पनवेल खालापुर तालुका, पनवेल की एंड खालापुर की बिगनिंग इज अ वावंडल। इट्स द ज्वाइनिंग ग्रिप ऑफ द एडजॉइनिंग रूट ऑफ ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। जैसे हम जानते हैं कि हमारी लाइफलाइन है रियल स्टेट की या हमारी लाइफ की लोकल ट्रेन्स, जो हमारी हर्बल लाइन है जो CST से पनवेल तक आती है, उसका एक्सटेंशन ऑलरेडी पनवेल से करजत तक का दिया गया है, जिसके बीच में 3 स्टेशन आते हैं पनवेल से करजत के बीच में। तो फर्स्ट स्टेशन इज चिकले, महापे, चौक एंड करजत। एवरी 4 to 5 मिनट्स आपको एक स्टेशन लगेगा पोस्ट पनवेल। CST से जब आप पनवेल आते हो ना, तो आपको पनवेल का मिनिमम 1 BHK का बाएंगे 50-55 लैक्स पनवेल सिटी सराउंडिंग में, आउटस्कर्ट्स में। जैसे आप थोड़ा वहाँ से अगर 5 मिनट बैठ जाते हो, आपको लगता है चिकले इज समवेयर सेलिंग अराउंड 1 BHK 45-50 लैक्स। ओके। जैसे आप थोड़ा आगे आते हो समवेयर, तो आता है महापे। महापे अगेन हैव अ बिग मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे अगेन 1 BHK is 55-60 lakhs. Correct. Because they are coming with the big legends of the real estate industry. Correct. थोड़ा जब आगे आते हैं तो आता है चौक स्टेशन। चौक स्टेशन से परिवारा में हार्डली 2.5 किलोमीटर्स, जो अपकमिंग मेट्रो हर्बर लाइन का एक्सटेंशन है। फ्रॉम CST टू चौक आप डायरेक्ट आ पाओगे। और वहाँ पे परिवार हम आज के डेट में सेल कर रहे हैं 1 BHK 30 to 35 lakhs में। दैट इज हाफ द प्राइस ऑफ दैट। तो अगर कोई भी अपना हार्ड अर्न मनी, अपनी मेहनत का कमाया हुआ सारा पैसा अगर अपने घर में लगाना चाहता है और एक अच्छे प्रोजेक्ट में लगाना चाहता है, तो भी वो 20 से 25 लाख सेव करता है अगर वो अपना ट्रैवल टाइम सिर्फ 15 मिनट्स ट्रेन में बैठ करके देता है, जो कि लाइफ लाइन है। अ पार्ट ऑफ दैट, अगर इफ यू आर अ रोड ट्रैवलर, अगर आप रास्ते से आते हो, तो हर कोई पर्सन एंजॉय करता है एक रोड जर्नी, एक सीनिक व्यू, एक ब्यूटी। तो बॉम्बे पुणे ओल्ड हाईवे इज बीन अ एवरग्रीन ड्राइव रूट फ्रॉम लास्ट 7 decades. It's not for today, not for yesterday, and not for tomorrow. It's been evergreen from the last 7 decades, last 70 years. Even if you know the movie Sholay, the Amitabh Bachchan and all, the entire shooting of hanging Amitabh Bachchan over a platform is done at a Chowk railway station. So it has been a part of that surrounding में वावंडल के, आपको पता है इमेजिका थीम पार्क, वो 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे है। आप जानते हो ND फिल्म स्टूडियो नितिन देसाई जी का, वो 5-10 मिनट के स्टूडियो। अ पार्ट ऑफ दैट लोनावला, खंडाला हिल स्टेशन आपने सुने हैं, वो 15 मिनट की ड्राइव पर है। होपफुली आपने करजत सुना हुआ है, फार्म हाउस प्रेसिडेंट, वो कनेक्टेड है, 5 मिनट के ड्राइव पे है। अगेन कम टू द हिल स्टेशन, आपने नेरल माथेरान सुना हुआ है, वो 15 मिनट के ड्राइव पर है। अ पर्सन जिसको अपनी लाइफ की इतनी सारी नेचर कनेक्टेड कनेक्टिविटी मिलती है,
उसको प्राइस का अप्रिसिएशन भी मिलता है और डिसेंट प्राइस पे बाइंग भी मिलता बाइंग है, भी मिल रहा है, राइट। तो वो क्यों नहीं खरीदेगा। मैंने इस सोच से ये प्रोजेक्ट बनाया था। तो लोकेशन का जो चैलेंज था वो मेरे लिए कभी था ही नहीं, क्योंकि अ पर्सन जिसको एक हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल चाहिए राइट। और एक माइंड ब्लोइंग विजन जिसके पास है और एक अप्रिसिएशन की थॉट जिसके पास है, उसके लिए ये आइडल बाइंग लोकेशन रहेगी, ये मैं जानता था। तो जितने जन आज मुझसे कनेक्ट हुए हैं वो वही लोग हैं जो अक्सर ये सोचते थे कि जितना हम अपने ट्रैवलिंग पे एक्सपेंस करते हैं, जितना हम इन लोकेशंस पे जाकर के अपने पेट्रोल पे खाने पीने पे एक्सपेंस करते हैं, इतना ही मंथली अगर हम 10-12,000 EMI भर ले आने वाले टाइम के लिए, तो हमारा कल का घर बन सकता है। प्लस एक हेल्दी लाइफस्टाइल, वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, जहाँ पे नेचर से रिलेटेड आपको सारी बेनिफिट्स है। कोई पोल्यूशन नहीं, कोई वेयर हाउस डंपिंग नहीं, कोई डंपिंग ग्राउंड्स नहीं, कोई गार्बेज कलेक्शन ग्राउंड्स नहीं, कोई स्लम नहीं, कोई स्क्रैप यार्ड नहीं, कुछ भी नहीं। द ओनली लिविंग ऑफ लाइफ, नथिंग एल्स। और ये सब सिटी में मिलना ओनली ऑफर्स यू द लिविंग ऑफ लाइफ। वी कांट ऑफर यू द मैस व्हाट द एंटायर लाइफ इज गोइंग थ्रू। ये सोच की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि परिवारम के जो लोकेशन की इनिशियल हर्डल्स थी, जो कनेक्टिविटी की थी, वो भी इंफ्रा के जैसे सॉल्व हो गई। अतल सेतु जो आज आकर के JNPT के यहाँ पे खत्म हो चुका है, उसका एक्सटेंशन भी चौक तक दिया गया है, इसका काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। अच्छा, तो दो चीज़ें हैं, एक आपको हाईवे जो कनेक्ट करता है साउथ मुंबई से, वो आने वाले 1 साल में वो कनेक्टिविटी दे देगा। उसके अलावा आपके रोडवेज तो नेशनल हाईवे है मुंबई पुणे, तो वो डेवलपिंग है। और थर्डली जो लाइफलाइन है रेलवे लोकल, वो एक्सपेक्टेड है इस ईयर के एंड दिसंबर 2025 तक स्टार्ट होने की। तो अल्टीमेटली वंस वो स्टार्ट हो जाती है तो आई थिंक सो हमारी लोकेशन, हमारा प्रोजेक्ट भी विल बी सेलिंग 1 BHK अराउंड 45-50 lakhs। तो इट्स अ टाइम पीरियड फॉर 12 to 15 months। इट्स अ वेट इन वॉच। वी माइट बी ऑफरिंग द सेम प्राइसेस विद बेटर amenities एंड बेटर लेआउट। करेक्ट। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यस, 100%। विजय भाई, कुछ होम बायर्स के कंसर्न्स हैं, जैसे सबसे पहले अंडर कंस्ट्रक्शन में घर लेना रिस्की है। चलो एक प्लानिंग वाले स्टेज पे आते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो हम मैट्रिक बोर्ड्स की प्लानिंग करते हैं कि हमको आगे चल के कॉलेज में क्या करना है बोर्ड्स के बाद। जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम ग्रेजुएशन के बाद हमको क्या करना है हम उसकी प्लानिंग करते हैं। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है हम जॉब पे लगते हैं, जॉब के बाद फैमिली में आगे हमें क्या करना है हम उसकी प्लानिंग करते हैं। सेम इज़ लाइक दैट कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में घर ले रहे हो तो आप प्लानिंग कर रहे हो कि आपकी फ्यूचर में आपको करना क्या है। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में घर नहीं ले रहे हो तो आप अपना फ्यूचर प्लान ही नहीं कर रहे हो। अल्टीमेटली बाइंग अ होम इन अंडर कंस्ट्रक्शन सेव्स योर मनी व्हाट यू आर अर्निंग नाउ। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में घर लेते हो तो आपका EMI स्टार्ट हो जाता है घर मिलने से पहले। अगर आप लोन ले रहे हो तो अगर आप लोन की तरफ नहीं जा रहे हो तो जो आप सैलरी अर्न कर रहे हो, जो आप अपने बिजनेस से अर्न कर रहे हो, आप मंथली उस अर्निंग से कुछ सेविंग्स करके अपना घर बना रहे हो। करेक्ट। अ होम इज़ अ बेसिक नीड ऑफ लाइफ। जैसे हमारे खाना कपड़े पहनना वैसे घर रहना, ये 3 बेसिक नीड है लाइफ की। तो प्री प्लानिंग हमेशा इज़ गुड फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द लाइफ। तो अंडर डेवलपमेंट में घर लेना इज ऑलवेज अ स्मार्ट डिसीजन एंड स्मार्ट मूव। बट व्हाई बायर्स थिंक इज एट अ रिस्की कि अंडर कंस्ट्रक्शन में घर लेना है तो रिस्क है, क्योंकि जब तक बना नहीं है तब तक उनको फुल प्रूफ नहीं लगता है, तो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, घर नहीं खरीदते हैं। ये डर क्यों है? राज कैसा है, ये डर 100% लोगों में नहीं है, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों में है। माइट बी 30%, 25%, 35%। मोर देन 60-65% लोग लेते हैं घर, अंडर कंस्ट्रक्शन में ही लेते हैं। अंडर जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था उससे पहले भी बुकिंग कराते हैं ताकि प्री लॉन्च का भी बेनिफिट वो ले सकें। डेवलपर क्या करता है, इनिशियल रेट में जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तब वो अपनी प्राइजेस बहुत नॉमिनल मिनिमम रखता है, क्योंकि वो प्लानिंग करता है कि कंस्ट्रक्शन का फ्लो ऐसा रहेगा, कैश फ्लो ऐसा रहेगा। कैश फ्लो अगर इस रेट से आ रहा है इतना तो कंस्ट्रक्शन फ्लो स्मूथली चलेगा। वंस उसका वो अचीव हो जाता है उसके प्राइस राइज करता है। दिस इज हाउ द इवेंचुअली राइज होता है। तो बायर का जो सोचना है कि भाई ये रिस्की है, हमेशा मैंने ऐसे सोचा है रिस्की उसको ही लगता है जिसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होते बुकिंग कराने के लिए। बट जिसके पास भी सफिशिएंट फंड्स हो, उसके पास समझो 5% है, 10% है या सम अमाउंट है बुकिंग कराने के लिए, तो वो इनिशिएट करता है, बुकिंग करवाता है और आगे बढ़ता है और अपना घर बनाता है। अगर समझो अगर आज मेरे जेब में उतना पैसा नहीं जितना वो बुकिंग के लिए मांग रहा है,
अगर आप मुझसे सजेशन लोगे तो मैं आपको क्या कहूँगा, यार रिस्की है, रुक जा बाद में लेते हैं। बट अगर मेरे पास पैसा है, मैंने ले लिया, तो मैं आपको क्या कहूँगा, राज मैंने बुक करा है, आप भी बुक करा लो, आपके लिए भी घर बन जाएगा, फैमिली के लिए बन जाएगा। तो होम इज अ बेसिक नीड ऑफ लाइफ, और उसको प्लानिंग से की जाए तो आज जो आप अर्न कर रहे हो और जो आप फ्लैट में सेव करोगे या होम में सेव करोगे, वो आपकी अर्निंग में से सेविंग हो जाएगी। अगर आप उस वक्त वो चीज़ सेव नहीं कर रहे हो तो इतना श्योर है कि वो आप कहीं ना कहीं खर्चा कर दोगे। तो इधर यू नीड टू सेव बाय कंट्रोलिंग योर एक्सपेंस एंड मेकिंग योर हार्ड अर्निंग मनी टू पार्क सेफली। तो मैं सजेशन दूंगा, हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन में घर लीजिए, आपकी सेविंग्स को जस्टिफाई कीजिए, आपकी हार्ड अर्निंग्स को आस्ते आस्ते पार्क कीजिए, ताकि एट द टाइम ऑफ द पोजीशन आप पे ऑल ऑफ अ सडन पॉकेट पे क्रंच नहीं है, पॉकेट पे क्रंच नहीं है, आपको स्क्वीज ना करना पड़े, आपको कहीं अनकंफर्टेबल अमाउंट पे लेकर के वहां पर जाकर के घर नहीं लेना पड़े। और इसमें एक और कंसर्न है, जैसे बहुत सारे बायर्स इस रीजन से भी नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द डेवलपर दैट दे ऑलरेडी हैव सीन कि ये डिलीवर नहीं होता है। तो बहुत डर होता है लोगों में कि हम घर खरीदें अंडर कंस्ट्रक्शन में, नहीं खरीदें, कल कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, या डेवलपर एक्सटेंशन ले लेगा रेरा में और 3 साल उसके आगे निकल गए। इस पे क्या सोल्यूशन है? उसी वजह से जो मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द रीजन ये भी है जहाँ पे बायर बहुत डर रहा है घर लेने में अंडर कंस्ट्रक्शन। कैसा है कि जैसे आप मुझे कह रहे हो कि बायर बहुत डर रहा है डेवलपर का अंडर कंस्ट्रक्शन में घर लेने के लिए, टाइमली पोजीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो यहीं पे परख होती है डेवलपर की। अगर आपको पता होता है कि डेवलपर जेन्युइन है, फैमिली बैकग्राउंड है, बिजनेस बैकग्राउंड है, इसने पास डिलीवरी प्रोजेक्ट अच्छे किए हैं, अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है, बेझिझक घर ले लीजिए। आज बीइंग एज अ नवी मुंबई डेवलपर, बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी लाइक पनवेल विच हैज बीन बिग नाउ, मैंने ये देखा है राज, हर्डल्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, हर्डल्स प्रोजेक्ट में भी आते हैं, हर्डल्स मेगा जो लेजेंडरी डेवलपर्स हैं जो ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स में भी आते हैं। दैट इज ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज ड्यू टू द सम पॉलिसीज, दैट इज ड्यू टू द सम स्ट्रक्चर ऑफ द सप्लाई ऑफ द मटेरियल। कहीं पे इबट्स होते हैं लाइफ में, जैसे अप डाउन्स होते हैं, बिजनेस में भी अप डाउन्स होते हैं, लाइफ में भी कभी कभी ऐसा कोई पैच आता है वेयर वी नीड टू सफर फॉर अ बिट, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ समवेयर, बट इट डजंट मीन कि वी स्टॉप लिविंग द लाइफ, द शो मस्ट गो ऑन। समटाइम इट हैपन्स, इट्स नॉट दैट कि सब कुछ सही चलता है। इस धरती पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी पूरी लाइफ सही चल रही है उसके हिसाब से। हर डेवलपर यही प्रेफर करता है कि वो बिफोर टाइमली डिलीवरी करे ताकि वो प्रॉफिट ज़्यादा बना पाए। आपको पता है, जिस चीज़ को लेकर के कस्टमर अपने घर के लिए सोचता है, क्या आप इस चीज़ का कैलकुलेशन करते हो? जब वो डिले होता है तो डेवलपर को कितना लॉस होता है? आज फॉर एन एग्जांपल समझो किसी डेवलपर का 200 फ्लैट का प्रोजेक्ट है, 200 फ्लैट के प्रोजेक्ट में उसके 150 घर बिक चुके हुए, 50 घर बेचने बाकी है। आप अगर वो टाइमली डिलीवरी कर दे तो उसको 150 फ्लैट का जो लास्ट का पेमेंट रहता है इकट्ठा कितना पैसा आ जाता है, डिले होने से उसके कितने पैसे रुके पड़े। तो कोई भी डेवलपर कभी भी डिले नहीं करना चाहता, ड्यू टू द सम पॉलिसीज, ड्यू टू द सम हिचेस, ड्यू टू सम ग्लिचेस, कभी कभी हो जाता है। एंड टाइम इज व्हाट इट गोज ऑन, द एंटायर इंडस्ट्री इज डिपेंड ऑन समवन अदर शोल्डर। ये पूरा साइकिल जो है किसी ना किसी का हाथ किसी ना किसी के शोल्डर पर है। तो इफ सपोज वन शोल्डर इज मिसिंग, तो वी नीड टू वेट टिल दैट अ पर्सन अराइव्स देयर, सो अ साइकिल चेन गेट्स रोटेड। बट देयर इज नथिंग लाइक दैट कि भाई बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। अनटिल एंड अनलेस डेवलपर सही है, उसकी नीति अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की है, उसकी नीति प्रोजेक्ट डिलीवरी करने की है, आपको घर का पोजीशन मिलेगा, अच्छे वे में मिलेगा, और वो आपको डिले का इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करता। राइट, अंडरस्टूड। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जैसे हम बात कर रहे हैं पनवेल नवी मुंबई जो सेगमेंट है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बोल दिया है मुंबई 3.0 इज कमिंग, राइट? तो क्या ये नवी मुंबई 3.0 एक सच में कोई बड़ी चीज़ है, बेनिफिशियल है फॉर बायर्स, एक पोटेंशियल मार्केट बन रहा है, या सिर्फ एक बबल है? नहीं, इट्स नॉट बबल एट ऑल। सबसे पहली चीज़, मुंबई आपने देखी है, मैंने देखी है। नवी मुंबई मैंने पर्सनली अपनी आंखों से अपने सामने ग्रो होते हुए देखी है। दिस इज व्हाट 3.0 मुंबई जिसकी अभी अपन बात कर रहे हैं। इट इज डेफिनेटली अ मैसिव चेंज फॉर द एंटायर रियल एस्टेट इंडस्ट्री, एंड इट विल सपोज इफ वी से इन अ क्लियर वर्ड्स, इट्स अ बर्थ टेकन बाय अ न्यू बेबी इन अ रियल एस्टेट। इट्स अ 3.0 बेबी। जैसे मुंबई ने अपनी स्काई लाइन्स देख ली, अपनी हाई देख ली, अपने राइजेस देख लिए, अपने फॉल देख लिए। द मुंबई के अंदर जो एक मेगा लेक रहा, हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर का रेट रहा, रोड कनेक्टिविटी का, बिकॉज इट वॉज प्री डेवलप्ड बिफोर द रोड्स वर डेवलप्ड। द नवी मुंबई
was well planned with the infrastructure. SIDCO has developed that. The Mumbai 3.0 has been again taken care by the SIDCO. Their sister concern body NANA, MSRDC, PMC, NMMC, MMRDA, MMR region. The entire has been well planned, considering the international airport, considering the Atal Setu, the mega projects, the expressway, the highways. जहाँ पे इंफ्रा पहले बन जाता है ना, वहाँ पे आप कभी भी मात नहीं दे सकते रियल स्टेट को, क्योंकि रियल स्टेट की वेंसी इंफ्रा है और ब्लड है उनकी सारी कनेक्टिविटी. So it's a big potential for home buyers. 110%. It's 100%. It's definitely a good decision. The Mumbai 3.0. This is what a person we have everyone seen. Right. कि मुंबई ने वर्ल्ड में अपने कैपिटल को रिप्रेजेंट किया है. जैसे लंदन में आप देखोगे, न्यूयॉर्क अमेरिका का आप देखोगे, एक कैपिटल रिप्रेजेंट करता है रियल स्टेट को. वैसे मुंबई ने अपना बेंचमार्क पूरे वर्ल्ड में बनाया रियल स्टेट को लेकर के. द सेम will be the joining hands by the Navi Mumbai 3.0, which will be the extended arms of the Mumbai and the strong shoulder for the real estate in the entire India. What the 3.0 is going to show, no one can even assume that. I have seen growing the industry right from the bare land. Got it. Similar to this question, Mumbai versus Navi Mumbai. It's always been a debate, right? हर कोई सोचता है कि नहीं मुंबई is best, Navi Mumbai best. इसी सवाल के साथ, what do you prefer, मुंबई और नवी मुंबई? What do you suggest also for home buyers? Where they should look out for their home, मुंबई और नवी मुंबई? Good question. What would you prefer, a grandfather and a grandchild? Let's put in a simple way. The Mumbai was the first generation. Navi Mumbai was the second generation. Right. The Mumbai 3.0 is the third generation. The Mumbai will be the grandfather. Mumbai was the father, and the third Mumbai 3.0 is child with the same blood, the same veins, Right. which is going to show his footprints on the real estate market. So it's not that they are different from each other. They are the extended family. They are growing together, and they will be building a good nation, showing this all this. Right. So it's never a debate. It's a one family. Mumbai, Navi Mumbai, 3.0 Mumbai. Right. They are not that different. It's a family. It's a family. It's a grandfather, father, and a son. Right. ठीक है. That's a good one. ठीक है. See, अभी कैसे है? We understood मुंबई, नवी मुंबई, मुंबई 3.0. हम जो समझ रहे हैं एरियाज जो होम बायर्स की जर्नी इजी करते हैं, कहाँ घर लेना चाहिए, जिस एक्सपेक्ट से आपने समझा. सिमिलरली ऑन दैट एक्सपेक्ट, अभी किसी होम बायर के पास 1 करोड़ रुपया है. ठीक है. वो नवी मुंबई में कौन सी एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए? सर, अभी होम बायर के पास 1 करोड़ उसके घर का बजट है, और उसकी प्रायोरिटी क्या है? उसकी प्रायोरिटी अगर सिटी बेस लाइफ है तो उसको सिटी के बीच में लेना चाहिए. अब सिटी के बीच में लेगा तो आई थिंक सो 1 करोड़ में उसको 2 BHK आएगा. उसकी प्रायोरिटी है कि नहीं, उसको सिटी बेस लाइफ लिविंग के लिए नहीं चाहिए, वर्क प्लेस के लिए ठीक है. वो पसंद करेगा सिटी बेस लाइफ कहीं पे थोड़ा दूर हो, जहाँ पे वो ड्राइव टाइम वर्क के लिए ले सके, जहाँ पे वो मी टाइम अपने लिए शेयर कर सके, तो उसको थोड़ा सिटी के आउटस्कर्ट्स में जाना चाहिए, जहाँ पे शायद हो सकता है 1 करोड़ में वो 3 BHK ले पाए. बट कोई मनमौजी बंदा है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, अपना काम घर से भी कर पा रहा है, फोन से भी चल रहा है, आजकल टेलीकम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल, तो कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन ऑन फोन कॉल्स, बिजनेस सब चल रहा है. और उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे को सिटी में तब जाना है जब मुझे बिजी लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम मुझे नेचर, ब्यूटी, एक पीसफुल लाइफ चाहिए. तो उसको सिटी से हमेशा 10 से 12 किलोमीटर आउटस्कर्ट्स दूर जहाँ पे नेचर हो वहाँ पे लेना चाहिए, जहाँ पे उसको 3 BHK 4 BHK 60-65 lakhs में मिल जाए, और बाकी की चीज़ों की वो सेविंग करे. तो इट ऑलवेज डिपेंड्स व्हाट इज योर नीड एंड व्हाट द डिसीजन यू आर टेकिंग. बहुत सारे जन होते हैं जिनको ऐसा चाहिए होता है कि नहीं, मुझे सिटी के बीचों बीच ही रहना है. जैसे मेरा पर्सनल सोच है, मैं कभी भी सिटी के बीचों बीच नहीं रहना चाहता. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज मेरे पास नॉट 1 करोड़, समझो 10 करोड़ है, 25 करोड़ है, तो मैं कभी भी सिटी के बीच में जो मेन जंक्शन है, जो मेन सर्कल है, या जो कनेक्टिविटी एरिया, मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी
लाइफ होती है। सिटी क्योस है। मैं ऐसा सोचूंगा कि भाई यार जब मेरे पास इतना पैसा है तो मैं अच्छा सा एक अपना 4 BHK 5 BHK नेचर लिविंग में रहूँ, जहाँ पे रूम की साइजेस बड़ी हो, मैं फ्लैट्स को ज्वाइन करके अपना फ्लैट बड़ा बना पाऊँ, अपनी फैमिली को हेल्दी लाइफ दूँ, ट्रैवल डिस्टेंस करूँ, ड्राइव पर जाऊँ, नेचर को फील करूँ और अपनी लाइफ के साथ जस्टिस करूँ, काम भी करूँ, पैसा भी बनाऊँ, पैसा भी बचाऊँ और लाइफ का जस्टिस भी करूँ। प्लस हेल्थ भी हम जो देखते हैं, हेल्थ बटोबे से राज आप जानते हो, सिटी के बीच में घर लेने से पोल्यूशन, 100% क्राउड, कियोस्क की वजह से आपकी लाइफ उस तरीके से ही हो जाती है। जितना आप भीड़ से दूर जाओगे उतना आपको पीस मिलता है, उतनी आपको लाइफ की ग्रोथ मिलती है। सो जैसे हमने समझा आपसे बाहर को कहाँ घर लेना चाहिए उसके एक स्पेसिफिक बजट के हिसाब से, इसी बाहर के भी और कंसर्न्स हैं। जैसे जब भी हम कोई घर खरीदते हैं तो हमें सिर्फ रेरा ही देखना होता है कि हमें कोई और भी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देखनी चाहिए एज ए बायर? सर देखिए, रेरा जो है ना, आपका पर्पस 95% सॉल्व कर देता है। ओके। रेरा डॉक्यूमेंटेशन की पूरी जांच पड़ताल करता है, उसको प्लेटफॉर्म पे लेकर के आता है, उसको उस प्रोजेक्ट को अंडर रजिस्टर करवाता है। बीइंग एज अ बायर आप 4 डॉक्यूमेंट देखोगे, 8 देखोगे, 12 देखोगे, रेरा शायद 40 डॉक्यूमेंट देखता है। इसका एक प्रोसीजर है, पूरी साइकिल है, पूरी स्टेयरकेस एक जर्नी है, सारे स्टेप्स है। सारे स्टेप्स क्लियर करने के बाद रेरा इम्प्लीमेंट होता है, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन होती है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, टाइटल रिपोर्ट होती है, प्रोजेक्ट की पूरी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं। तो रेरा इज एन गवर्नमेंट बॉडी विच इज मस्ट। इट्स लाइक एन टीचर। जैसे स्कूल में जाते हो तो स्कूल देखते हैं, टीचर्स देखते हैं, प्रिंसिपल देखते हैं, तो रेरा बॉडी इज प्रिंसिपल, द ऑफिसर्स दे लुक आफ्टर अदर टीचर्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, सो दे मेक श्योर कि उनके अंडर के सारे प्रोजेक्ट सही चले। रेरा जिस प्रोजेक्ट का आया हुआ है तो इट सीम्स कि उस प्रोजेक्ट को सीसी आई हुई है, उसके चेन ऑफ डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, उस पर कोई लिटिगेशन अगर है तो वो भी रेरा में दिखाए जाते हैं, सब कुछ। इट्स एन ट्रांसपेरेंसी डील। तो रेरा इज मस्ट अ पार्ट ऑफ दैट। बाकी के सारी चीज़ें जब क्लियर होती है तभी डेवलपर उस चीज़ में पैसा डालता है और हाथ डालता है। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं रहा कि डेवलपर बिना परमिशंस के काम करता है या कोई चीज़ कर, ऐसा नहीं रहा। तो रेरा अगर आप देख लेते हो, आप हाउसिंग लोन अगर लेते हो तो बैंक सारे डॉक्यूमेंट चेक करती है, तो डबल चेक रीचेक हो जाता है। कोई भी आदमी पैसा लगाता है तो अपनी श्योरिटी देखता है। जब रेरा में आप पैसा लगाते हो तो आपका टाइटल क्लियर है, तो आप देखते हो। अगर कोई बैंक आपको हाउसिंग लोन देती है, या समझो अगर बिल्डर के पास कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है प्रोजेक्ट पे, तो भी आप समझिए कि उसके डॉक्यूमेंट क्लियर है, बिकॉज बिना क्लियरिटी के डॉक्यूमेंट्स के कंस्ट्रक्शन फाइनेंस भी आता है। नहीं, तो बायर्स को रेरा के अलावा और क्या डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट करने चाहिए बिफोर बाइंग होम? रेरा में तो उसने सारी चीजें क्लियर आउट कर ली, देख लिया सारा सिस्टम। देखो, रेरा से आपको टाइटल डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, जर्नी मिल जाती है, फैमिली ट्री मिल जाती है उस लैंड की, कंस्ट्रक्शन की। बाकी जो मेन बायर का कंसर्न होता है ना, बायर और डेवलपर में कभी भी डिस्प्यूट हुआ है अगर, तो बिकॉज ऑफ द फाइनेंस ट्रांजेक्शंस, कि समझो डेवलपर ने पैसों की डिमांड की और बायर को डिमांड पता नहीं थी, तो उसके मन में खटास आ जाती है। डेवलपर ने बायर से पैसों की डिमांड की, बायर रेस्पॉन्स नहीं डाला तो डेवलपर के मन में खटास आ जाती है। बायर को सिर्फ एक ही चीज़ आपने से डेवलपर के बीच में कंफर्म कर लेनी चाहिए, सर मेरे को पेमेंट कब कब, कौन से मंथ में कितना कितना देना है। एक शेड्यूल मिलना चाहिए। शेड्यूल हर डेवलपर देता ही है, बट पर्सनली उस चीज़ पे एलेबरेट करके मंथ वाइज, भाई समझो अगर आपका ये फ्लो चला तो एवरी मंथ मुझे कितना देना है, मुझे प्री पोजेशन कितना पैसा देना है, ऑन पोजेशन मुझे कितना देना है, पोस्ट पोजेशन मुझे सोसाइटी मेंटेनेंस आगे चल के कितना देना है। सारी चीज़ों की क्लियरिटी अगर एक पेपर पे लिख करके डेवलपर और कस्टमर दोनों साइन कर लेना, तो मेरे ख्याल से कभी भी दोनों के बीच में हर्डल्स आ ही ना। सिर्फ पैसा ही एक है जो रिश्ता बनाता भी है, रिश्ता तोड़ता भी है। पैसे देने कब है ये देने वाले को पता हो, पैसे लेने कब है ये लेने वाले को पता हो, तो डिस्प्यूट्स खत्म। ये मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है कि लेने वाला अगर बिना इंटीमेशन के मांग लेता है तो देने वाले पे हर्डल और बर्डन लगता है, और देने वाला ये एज्यूम करता है कि लेने वाला अब नहीं मांगेगा। जैसे बायर है, एज्यूम करता है कि डेवलपर अभी नहीं मांगेगा और डेवलपर कॉल कर लेता है, तो हर्डल होता है। बट पहले से ही पेपर पे लिखा हुआ हो कि सर आपको इस मंथ में टेंटेटिवली इतना देना है, इतना देना है, इतना देना है, तो आदमी के माइंडसेट में आ जाता है कि मुझे इतना इतना पैसा देना है। विजय भाई, जैसे अभी हम देखते हैं बैंक्स बोलते हैं कि आपको 90% तक होम लोन मिल जाएगा जी, और होम बायर्स उसी पर्सपेक्टिव से 90% तक होम लोन ले लेते हैं जी। इसके अलावा उनका फाइनेंशियली क्या ड्रेनेज होता है कि मैं 90% तक होम लोन ले रहा हूँ, एक EMI उनको भरनी है, इसके साथ आपका क्या थॉट प्रोसेस है? और बिना लोन के घर लेना पॉसिबल होगा या घर
कैसे हो सकता है वो चीज़ें? राज 90% होम लोन, होम फाइनेंसेस, हाउसिंग लोन के लिए पुश किए जाते हैं, स्कीम्स अवेलेबल है, प्रोविजंस हैं, फैसिलिटीज़ हैं। अभी एज एन बायर अगर मैं फ्लैट बाय कर रहा हूँ और मेरा पोटेंशियल है कि मैं 10% ही डाउन पेमेंट दे सकता हूँ, 90% मेरी रिक्वायरमेंट है, तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं मुझे पता है कि अगर 90% मुझे बैंक दे रही है तो समवेयर आई एम लायबल टू पे द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल व्हाट आई एम टेकिंग फॉर द 10 ईयर व्हाट आई हैव साइंड। तो उसमें मुझे चेक करना होता है कि जो मेरा जॉब है, जो मेरी सैलरी है, जो मेरी फैमिली रूटीन एक्सपेंसेस है, जो मेरी ट्रैवल जर्नी है, क्या मुझे वो अलाउ कर रही है क्या, या मैं उसको पुश कर सकता हूँ क्या। इस तरीके से प्री प्लानिंग ही आपको हाउस बाइंग में हेल्प करती है। तो जो आप बोल रहे हो कि हर्डल्स हाउसिंग लोन वालों को क्या आते हैं, उनको हर्डल्स ये आते हैं कि भाई अगर मैंने घर ले लिया, मैंने समझो 12,000 का आज EMI पे कर दिया, तो मेरा कैपिटल में से 12,000 कम हो गया। बेसिकली इट्स नॉट दैट। जब तक आप इंटरेस्ट उसका क्लियर नहीं करते हो, आपका प्री EMI ही चलता रहता है, EMI स्टार्ट नहीं होता। इनिशियली आपको बैंक को बोलना चाहिए आप इंटरेस्ट प्लस कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए मेरा डायरेक्ट EMI स्टार्ट कर दो इनिशियली डेवलपिंग प्रोजेक्ट के टाइम पर ही, डोंट वेट टिल द पोजीशन। सबसे स्मार्ट मूव है। हो सकता है कि तभी आपको इनिशियली थोड़ा पिंच ज्यादा होगा, थोड़ा पॉकेट क्रंच ज्यादा होगा कि आपको इंटरेस्ट के साथ साथ कैपिटल का भी कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, बट इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। हाउसिंग लोन में भी समवेयर 7 ईयर्स की अगर आप कोई स्कीम लेते हो तो आपका इंटरेस्ट का लॉस इतना नहीं जाता है। वंस यू क्रॉस 12 ईयर 13 ईयर्स साइकिल, तो वहां पे आपका इंटरेस्ट का लॉस ज्यादा जाता है। दिस वॉज फॉर द हाउसिंग लोन पर्पस जिनके लिए आपने कहा 90% लोन लेते हैं। सेकंड आपका कनेक्टेड क्वेश्चन था इसी के साथ कि क्या पर्सन कभी डायरेक्ट घर ले पाएगा? जी बिल्कुल ले पाएगा। अगर आपकी अर्निंग्स, आपकी सैलरी, आपकी सोर्सेस ऑफ इनकम आपको अलाउ करती है हर मंथ एक अमाउंट आपके खुद के घर के लिए साइड करने के लिए या सेव करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, वॉट एवर बी द वर्ड यू आर कन्वीनियंट विथ, अगर वो आपको अलाउ करती है और आप कंफर्टेबली वो शेयर कर पाते हो, इन्वेस्ट कर पाते हो, तो आपको हाउसिंग लोन की कभी कोई लेने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि आप एक होम बायर हैं, राइट? आप घर कौन से लोकेशन में लेना प्रेफर करेंगे स्पेसिफिकली, बीइंग इन नवी मुंबई? बीइंग इन नवी मुंबई मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ नेचर लिविंग। मेरा माई ड्रीम इज़ नेचर। मेरा कभी भी ड्रीम सिटी रहा ही नहीं है। मैं हमेशा नेचर लवर हूँ, मुझे नेचर लिविंग पसंद है। तो कोई भी सराउंडेड बाय हिल्स विद बेस्ट कनेक्टिविटी, सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज विद गुड कनेक्टिविटी, द बेस्ट थिंग आई वुड से कि भाई जो भी जगह पे जहाँ पे ग्रीनरी है, हिल्स है, नेचर है और सिटी से कनेक्टेड हो, समवेयर अराउंड 15-20 किलोमीटर विद द एयरपोर्ट डेस्टिनेशन, सिटी डेस्टिनेशन, जहाँ पे आप 15-20 मिनट की ड्राइव में पहुँच सको, एनीवेयर सराउंडिंग विद द नेचर, दैट विल बी द बेस्ट लोकेशन, ऑलवेज द बेस्ट लोकेशन, जहाँ पे आपको रेलवे कनेक्टिविटी मिले, हाईवे कनेक्टिविटी मिले, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिले, रोडवेज कनेक्टिविटी मिले, रेस्ट ऑफ द इंफ्रा जो भी आ रहा है उसको आप एक्सेसिबल। राइट। ओके, व्हाट इज योर विजन और यू नो व्हाट इज योर फोरकास्टिंग बाय 2030 रियल एस्टेट मार्केट में क्या नया दिख सकता है? राज, एज आई सेड, हम बात कर रहे हैं मुंबई 3.0 के बारे में। बाय 2030 अगर आपने न्यू बॉम्बे की ग्रोथ खुद देखी हो तो 1998 से लेकर के जो 2008 तक थी और 2008 से लेकर के जो 2024 तक हुई, उसमें बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है। 1998 से लेके 2008 तक नवी मुंबई इटसेल्फ जो वाशी से लेकर के पनवेल तक का पहले का एरिया था, इट वाज स्क्रोलिंग लाइक अ बॉर्न बेबी स्टेप्स लेता था। पहले घुटनों के बल चला, फिर उंगली पकड़ के खड़ा हुआ, फिर एक एक कदम आगे रखे। जब वो 10 साल का हुआ उसने दौड़ना शुरू किया। 2018 तक उसने दौड़ लगाई, फिर 2018 से लेके 2025 तक उसने छलांग लगाई क्योंकि वो दौड़ना सीख चुका था। अब उसका छलांग लगाने का वक्त था। सेम इज विद नवी मुंबई 3.0। एज आई टोल्ड यू, द बेबी हैज टेकन बर्थ। उसका फीडिंग पीरियड खत्म हुआ। अब ये घुटनों के बल इस वक्त चल रहा है, अब ये उंगली पकड़ रहा है, आस्ते आस्ते कदम चलेगा। अब वक्त आएगा इसके दौड़ लगाने का। और मुंबई 3.0 ऑलरेडी 2018 से स्टार्ट हो चुका है।
तो इसके बेबी स्टेप और फीडिंग का वक्त खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। अब इसके खुद के दम पे, खुद के पैरों पे चलने का वक्त आ गया। 2028 के आसपास ये दौड़ लगाएगा और 2035 2035 के आसपास ये छलांग लगाएगा। तब तक नवी मुंबई एयरपोर्ट के चारों फेज कंप्लीट हो जाएंगे। राइट। तो इसके छलांग का वक्त 2035, इसकी दौड़ का वक्त 2028 और इसके चलने और रफ्तार का वक्त चल रहा है। जो इसमें हाथ पकड़ के इसके साथ चल सके वो वक्त है उसके हाथ में। 100%। विजय भाई चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, बात करते हैं चैनल पार्टनर्स के ऊपर। राइट, मुझे आपसे क्लियर आंसर चाहिए। चैनल पार्टनर्स जो हैं, क्या ये ओवररेटेड हैं या क्या ये जो इंडस्ट्री में हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं इनका बहुत बड़ा रोल भी है? मतलब दो क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपसे समझना है। आर दे ओवररेटेड और वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्रोजेक्ट? Well, they are very extremely important to the project. Okay, so they are not overrated. Never, and they can never be the overrated. You know, इंसान की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, वैसे चैनल पार्टनर्स है रियल स्टेट की रीढ़ की हड्डी। द बेसिक थिंग बिहाइंड देम, दे आर योर रियल लाइफ टीचर्स, नॉट द रियल लाइफ टीचर्स। ओके, अगर रियल लाइफ में आपको कुछ सीखना है तो चैनल पार्टनर्स रियल स्टेट के एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। इन अ सिंपल वे, इन अ 4 लाइन्स मैं आपको ये बता दूंगा। बीइंग एज अ डेवलपर, मैं 4 प्रोजेक्ट बनाऊंगा, 5 बनाऊंगा, 7 बनाऊंगा एट अ टाइम। मुझे मेरे उन 4, 5, 7 प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, उनके हर्डल्स पता होंगे, अप डाउन्स पता होंगे, उनके गेन्स पता होंगे, उनके लॉसेस पता होंगे। बीइंग एज अ रियल स्टेट चैनल पार्टनर्स, वो मेरे जैसे, आप जैसे अराउंड 40-50 डेवलपर्स, 60 डेवलपर्स के साथ एट अ टाइम काम करते हैं विद द कैलकुलेशंस। जैसे हम जहाँ पर बैठे हैं, अगर मैं 4-5 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, कुछ डेवलपर्स हैं जो 12-15 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कुछ हैं जो 25-30 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस में, कुछ हैं जो 2-3 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मेरा सेगमेंट है LIG, MIG एंड लग्जरी। अब मैं आ रहा हूँ कमर्शियल प्रोजेक्ट के साथ। पूरा किनका प्रोजेक्ट है? पूरा कमर्शियल, पूरा वेयर हाउस, प्लॉटिंग, सब प्लॉटिंग, बंगलोज, रिसोर्ट। तो चैनल पार्टनर्स वो चीज़ हैं जो सर्वगुण संपूर्ण हैं इस इंडस्ट्री में, नॉलेज से विद्वान जिनको आप कहोगे, या चाणक्य आप जिनको कहोगे, इस तिथि में अगर आप उन्हें शब्द दोगे, जिनको पूरा नॉलेज रहता है। बीइंग एज अ डेवलपर, हम लोग खुद चैनल पार्टनर से पहले कंसल्ट करते हैं। हम उनकी रेस्पेक्ट एज एन गुरु की तरह करते हैं कि सर बताइए क्या करना चाहिए, इस लोकेशन में अगर प्रोजेक्ट डालते हैं तो क्या बायर्स आएंगे। तो हमको मार्केट स्ट्रेटेजिक्स बताते हैं। बाइंग अ होम टू द चैनल पार्टनर इज अ थोरो वाइज डिसीजन। If you are interacting with a good developer directly, it's a very good thing. But if you don't know any developer about the background, please go through the channel partner. Have the good channel partners जो reputed हैं, जिनका नाम है, जिनका सेटअप है, जो खुद पैसा इन्वेस्ट करते हैं। चैनल पार्टनर आज के डेट में एक रिनोन्ड बिजनेसमैन गिने गए हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि पहले की तरह दे डोंट वर्क ऑन फॉर सम फ्यू मनी, दे आर नाउ विथ यू लाइक योर फैमिली, to suggest you, to guide you, to bond you, to save you. They are your protection shield. So it's an, जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो कैसे इंश्योरेंस करा लेते हैं कार का, वैसे चैनल पार्टनर आपका इंश्योरेंस। आप सोचोगे कि हम उनको कुछ परसेंटेज देते हैं तो हमारा पैसा एक्स्ट्रा जाता है, आप वो कुछ परसेंटेज में पूरे अमाउंट का इंश्योरेंस करा लेते हो। सो फॉर मी पर्सनली, एज पर माई विजन, as per my understanding, my calculation, channel partners are most important in the real estate industry. Right. जैसे हम बहुत सुनते हैं, जैसे बहुत डेवलपर्स हैं, बहुत बड़े लेवल पे CP मीट ऑर्गेनाइज करते हैं। जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, राइट, उस स्टेज पे भी हम देखते हैं कि CPs का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, राइट। जिस मार्केट में हम, जो मार्केट में प्रोजेक्ट आता है उस बेस के हिसाब से, राइट, उस हिसाब से आई थिंक CP आर एक्चुअली they are deserving.
दे आर डिजर्विंग, दे डिजर्व दैट, बिकॉज क्या होता है कि जब आप सीपी मीट करते हो आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ बुलाते हो। सबसे पहले तो आई वुड थैंक्स एवरी वन ऑफ देम इन एडवांस जो अपना टाइम निकाल करके आते हैं, अपने फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो बोरो करके हमारे पास आते हैं, हमें अपना टाइम देते हैं, हमें अपनी फैमिली कंसिडर करते हैं और अपना डेली वर्किंग आवर्स हमारे प्रोजेक्ट पे लगाते हैं और उन कस्टमर्स को घर दिलाते हैं जो नीडी होते हैं। तो दे आर द विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द एंड्स। कोई भी साइकिल सर्कल तभी कंप्लीट होता है जब बोथ द एंड ज्वाइंट होती हैं। अगर इफ एक एंड लूज एंड छोड़ी जाए तो कभी वो चीज़ कंप्लीट नहीं, इट्स ऑलवेज अ हैंगिंग। अगर आप दो एंड को जब जोड़ोगे तब वो सर्कल ज्वाइंट होगी, अगर आप नहीं करोगे तो ड्रॉप हो जाएगा वो। तो चैनल पार्टनर वो बॉन्ड है जो दोनों एंड्स को जोड़ता है टू कंप्लीट द सर्कल ऑफ द बाइंग अ होम एंड स्टेइंग इन द होम एंड कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली। चैनल पार्टनर इज रिक्वायर्ड। सो जो ये सारी चैनल पार्टनर मीट्स होती है, प्री लॉन्च मीट्स होती है, इसके लिए ही होती है ताकि उनको प्रोजेक्ट की सारी ब्रीफिंग, सारी डिटेलिंग इन डिटेल दी जाए ताकि कोई भी उनके पास बायर आए तो उनको थरो गाइड कर सके। करेक्ट, ये सिर्फ वो पर्पस होता है। रही बात ये बड़ी पार्टीज, ये ह्यूज पार्टीज करना, दे डिजर्व दैट बिकॉज जो इतनी मेहनत करता है अगर वो खुशी से किसी भी चीज़ को नहीं सीखेगा, नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। आज आप मेहनत करते हो तो आप डिजर्व करते हो ना डिनर बाहर जाना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, एक अच्छी पार्टी में अपने आप को रखना। सेम चैनल पार्टनर भी डिजर्व करता है। ठीक है विजय भाई, इसी टॉपिक के आगे हम चलते हैं। आई वांट टू अंडरस्टैंड आपका कोई ऐसा फनी या शॉकिंग क्लाइंट एक्सपीरियंस जो आपके साथ रहा हो, आपने कोई ऐसा फेस किया हो? एक बहुत ही अनोखा, चलो मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, आप रिएक्शन बताइएगा। मेरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट परिवारम में एक कपल आया। द कपल एज मस्ट बी समवेयर 57-59 years. Okay. Good couple, decent couple. With no child, they have no child with them, but very decent couple. वो मेरी ऐड देख करके आए, उन्होंने कॉल किया, मेरे टेलीकॉलर टीम ने उन्हें कॉल किया, लॉजिस्टिक अरेंज हुआ, विजिट अरेंज हुई, सब अरेंज हुआ, साइट पर पहुँचे, सेल्स केबिन में बैठे, चेयर्स पे डिस्कशन हुआ, चाय कॉफ़ी कर ली, फिर बोला मेरे को फ्लैट या वो बिल्डिंग देखनी है जिसमें उनको खरीदना था। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हम कस्टमर्स को अलाउ नहीं करते, हमने उनको दूर से दिखाया। तो उन्होंने कहा मेरे को थोड़ा नज़दीक जाना है बिल्डिंग के। समहाउ सेल्स पर्सन ने कन्विंस किया कि नहीं सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती, नहीं बोले नहीं फिर भी मेरे को तो चल करके जाना ही है, अगर मैं जाऊँगा तो ही। समहाउ चलो ठीक है, वी आर कन्विंस कि चलो जिनकी इच्छा है वॉटेवर, उनकी जो फीलिंग्स है उसको हर्ट नहीं करते, उनको देखना है, उनकी फीलिंग्स है, उनका इमोशन है, लेट देम डू दैट। उनको बिल्डिंग के करीब लेकर के गए, उन्होंने बोला मुझे रॉ फ्लैट देखना है ऊपर, भले कुछ भी नहीं हो चलेगा, स्लैब पे चलूंगा मैं। चीज़ें बढ़ती गई, ठीक है, उनको हम स्लैब पे लेकर के उन्हें देखा, बोला कुछ भी नहीं था राज, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्रिक थे, थोड़े वो पीओपी की बैग्स एम्प्टी पड़ी थी, ब्रिक्स बिखरे हुए पड़े हुए थे, लेबर लोग जैसे आप जानते हो कि वो समथिंग कंज्यूम करते हैं और फिर स्पिट करते हैं, ऐसे स्पिटिंग के थोड़े दाग्स थे, अगली सा सिचुएशन था जैसे कंस्ट्रक्शन साइट का रहता है। पर ठीक है, हमने कहा चलो उनको देखने की इच्छा है तो इमोशंस को, फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते, दिखाए। उसके बाद वो सेल्स ऑफिस में आए, उन्होंने अपने शूज़ उतारे कैबिन में और फ्लोर पे बैठ गए पैर फोल्ड करके। ओके, फ्लोर पे बैठ गए, फ्लोर पे पैर फोल्ड करके बैठ गए राज। हमारे सीनियर सेल्स पर्सन ने उनके रिक्वेस्ट की सर प्लीज़ चेयर पे बैठिए, तो बोला नहीं। तो हमने पूछा कोई गलती हुई है तो सॉरी किसी चीज़ का पूरा, तो बोला नहीं मुझे घर खरीदना है। रॉ फ्लैट देख के, रॉ फ्लैट देखने आदमी फ्लोर पे बैठ गए, फोल्डेड लेग्स, पैर पे पैर रख करके ज़मीन पे बैठ गए, शूज़ उतार करके, बोला मुझे घर खरीदना है और मुझे अभी 2 फ्लैट खरीदने। ओके, पहले मैं 1 फ्लैट लेने आया था। तो हमने कहा सर ठीक है बट आप चेयर पे बैठ जाइए। तो बोला नहीं मेरे को ये ज़मीन की वाइब्रेशन अच्छी लगी, मैं ज़मीन पे बैठ के डील करूँगा इसकी। मेरे सीनियर सेल्स पर्सन ने अपने शूज़ उतारे और वो भी ज़मीन पे बैठ गए। दैट इज़ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। उन्होंने 2 फ्लैट खरीदे, दोनों फ्लैट आज उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। पूरी डील ग्राउंड पे बैठ करके फोल्डेड लेग्स चेक्स लिए और दिए गए। That what they've experienced, right?
दैट इज वॉट द अनमिसेबल मोमेंट एंड द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ टाइम, कि जिस इंसान ने घर खरीदा उसने ज़मीन की वाइब्रेशंस फील की, उसने टोकन का चेक भी ज़मीन पे बैठ करके दिया और वाइब्रेशंस को फील करके दिया, बोला कि आपकी लैंड इतनी पॉजिटिव है कि मैं आपसे खरीदूं। It's a lovely experience. दिस इज़ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, कि मैंने ऐसी जगह पे प्रोजेक्ट बनाया कि मुझे ऐसी ब्लेसिंग, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैंने पहले प्रोजेक्ट में भी ब्लेसिंग कमाई थी और मैं अपने हर प्रोजेक्ट्स में ब्लेसिंग कमाता हूँ। द बिगेस्ट अर्निंग्स ऑफ माई लाइफ इन माई प्रोजेक्ट्स इज ब्लेसिंग्स एंड रिगार्ड्स। एक फन एंड एंगेजिंग राउंड करते हैं जहाँ एक सिंपल सा सवाल है, एक ऐसा रियल एस्टेट ट्रेंड जो आपको लगता है बैन होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? रियल एस्टेट ट्रेंड बैन होना चाहिए? बैन होना चाहिए, कोई ऐसा एक ट्रेंड? मैं तो ऐसा कहूँगा बैन होना ही नहीं चाहिए, कोई भी ट्रेंड बैन नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? रियल एस्टेट ट्रेंड अगर चला है तो ट्रेंड इज ऑलवेज मोटिवेशनल, करेक्ट, आपको मोटिवेट करता है। कोई भी चीज़ आज जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं, जो आज की जेनजी है, जिस कॉर्पोरेट लेवल पे ग्रो कर रही है, जिस तरीके से प्लेटफॉर्म्स बना रही है, जिस तरीके से नए नए आइडियाज़ मोबाइल ऐप एप्लीकेशन में लेकर के आ रही है, ये सारे ट्रेंड सेटर है। राइट। तो रियल एस्टेट में भी जो ट्रेंड बना, उसने इनिशियली कुछ टाइम कुछ पीरियड के लिए उस ट्रेंड को सेट किया, करेक्ट, तब वो चला। ट्रेंड इज व्हाट, जो चलता है। चलता है। जो नहीं चलता वो तो फेलियर होता है। तो ट्रेंड तो वो हुआ ही नहीं। तो जो भी चीज़ लाइफ में आपको मोटिवेट करे कुछ करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, एक असेट बिल्ड करने के लिए, एक रियल लाइफ फैमिली गिफ्ट क्रिएट करने के लिए, उसको बैन क्यों करना? उसको बढ़ाइए, मोटिवेशन दीजिए। जो ट्रेंड चल रहा है उसको एनहांस कीजिए, उस ट्रेंड को और ट्रेंडी बनाइए। कोई भी ट्रेंड बैन मत करिए। नहीं, बैन कैसे कर सकते हैं सर? बैन करोगे तो ट्रेंड बनेगा कैसे? ट्रेंड हमेशा बनाने के लिए बनता है। इतने सोशल प्लेटफॉर्म से बी सो क्रिएटिव कि और ट्रेंड्स बने। बैन कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं इसके चीज़ के अगेंस्ट हूँ। बैन मत करना कभी भी कोई ट्रेंड, हमेशा बड़ा। गॉट इट, ठीक है। अच्छा, ऐसा एक कोई मिथ जो आपको लगता है जो होम बायर्स के दिमाग में अभी भी है, कि एक होता है जिसका माइंडसेट होता है कि भाई ये है, मतलब तो मैं घर नहीं लूँगा, ऐसा क्या मिथ आपको लगता है जो मिथ ही है, इट्स नॉट अ फैक्ट? आपके हिसाब से ऐसा क्या मिथ है? होम बायर्स को लगता है कि अगर ऐसा है तो मैं घर नहीं लूँगा। एज सच इन माई प्रैक्टिकल लाइफ मैंने कभी ये क्रॉस नहीं किया, एग्जामाइन नहीं किया है कि भाई मैं घर नहीं लूँगा, या ऐसी कोई चीज़ कि भाई ये है तो मुझे घर नहीं चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो फर्स्ट बायर होता है, जो मिथ मैंने देखा है कि फर्स्ट बायर जो घबराता है कि मैं घर नहीं ले सकता हूँ, कि मैं कैसे लूँगा बिल्डर के पास, एक वो मिथ है कि जो डर रहता है। रियल स्टेट में सिर्फ एक ही चीज़ का मिथ है, वो डर, कि लोगों के दिल में जो डर है वो मिथ है कि भाई हम बिल्डर से कैसे बात करेंगे। बिल्डर भी आपकी तरह एक ह्यूमन पर्सन ही है, इंडिविजुअल पर्सन है, ह्यूमन पर्सन है, उसके अंदर भी ह्यूमैनिटी है। आप डरिए मत, आप काम करिए, आगे बढ़िए, उस डर से अलग हो जाइए, उस डर को ख़त्म करिए, स्टेप इन करिए आगे कन्वर्सेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो जो ये मिथ है ना कि बिल्डर के साथ डील नहीं कर सकते हैं, बिल्डर के साथ हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, ये एक्चुअल में मिथ है। आप कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, वो भी आपके फैमिली पर्सन की तरह है। तो ये मिथ मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर आज के डेट में आकर के 60-70% खत्म हो गया। जिस दिन 100% खत्म हो जाएगा ना, उस दिन रियल एस्टेट का मार्केट एक अलग लेवल पे चलेगा। और सिर्फ एक डर खत्म करना है बायर से कि वो कैसे बाय करेगा, उसको डर बाय करने का है। जिस दिन ये डर खत्म हो गया ना, कर सकता है बट डरा हुआ है, उसका मिथ खुद से डरा, वो मत मिथ है बस। उसको खुद के मन ने खुद डरा रखा है कि तू कैसे बिल्डर से बाय कर सकता, बस उसको खुद के डर को मारना है। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, जो हर कोई सोचता है, इवन मैं भी जब घर ले रहा था परिवार में तो मैंने भी सोचा था, आज के डेट में घर लेना सही है या मुझे वेट करना चाहिए? और वेट करना चाहिए इन द सेंस कि ग्रोथ होगा तब मैं घर लेना चाहिए, या रेट्स हो सकता है कम होंगे, इस चीज़ पे आपको क्या लगता है? व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय द होम? इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। जो कल करे सो आज, जो आज करे सो अब। सो द राइट टाइम इज अब अगर आज नहीं करोगे तो करोगे कब? सो
आज का अगर डिसीजन आपने नहीं लिया तो कल तो कभी आता ही नहीं सर. सही बात है. देयर इज नेवर टुमारो. सिर्फ वो ऐसा होता है कि आज आपके डिसीजन को कल पे ढकेलते हो, उससे आप हासिल कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने एक मन को मना लेते हो कि मैं ये कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा. उससे मिलता कुछ नहीं है. सिर्फ एक ही चीज़ जाती है, वक्त. आपके हाथ से सिर्फ एक चीज़ चली जाती है, वो है वक्त. शायद हो सकता है वो फ्लैट आपको दोबारा मिल जाए, शायद हो सकता है, बट वो वक्त चला गया. जिस वक्त में आपने खरीद लिया होता, उस वक्त में आपके माइंड फ्रेम में सेट हो गया होता कि आपका घर बन गया. आप उस समय को, उस चीज़ को, आपके अगले दिन वाले समय को किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर पाते. बट जब तक आप घर खरीदोगे नहीं, अगले दिन आपके दिमाग में वापस वही सवाल आएगा, अब ये घर खरीदना बाकी है. तो आपकी क्रिएटिविटी का, आपके टाइम यूटिलाइजेशन का कुछ ना कुछ वक्त आपका वो जो पेंडिंग डिसीजन है वो ले रहा है. जितना आप लेट डिसीजन पेंडिंग, जितना आप अपना डिसीजन पेंडिंग रखोगे, लेट लोगे, उतना आप अपना टाइम बोरो करते जाओगे और अपनी एनर्जी किल करते जाओगे. आपको लगता है आप पैसा बचा रहे हो, बट आप टाइम किल कर रहे हो. आप अपनी लाइफ का एक दिन वो किल कर रहे हो. आप अपनी अर्निंग्स एरा का वो पल किल कर रहे हो. डिसीजन ले लो, उसको फुलफिल कैसे करना है, उसको कमिटमेंट को कंप्लीट कैसे करना है और आगे बढ़ो. Even a right decision is not right if it's not taken on a right time. Correct. So there is a never thing that आज नहीं खरीद सकते तो कब खरीदेंगे. Take the decision and prove that it was a right decision. Don't wait to take the decision. Great. So with this note, we'll end this podcast. I will thank you, Vijay bhai, for joining us on this podcast. really, it was a great experience for us and for the viewers to, understand on the real estate. We discussed about Mumbai 3.2, a lot of opportunity coming across, right? So, yeah, thank you so much for joining us. Thank you so much, Raj, for inviting me. Pleasure is all mine. I had a great time with you. Thank you, Vijay. Same here. जो आज सुना वो सिर्फ एक ट्रेलर था. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. Don't forget to subscribe to our channel Behind the Bricks and press the bell icon so that you don't miss out on our upcoming No Filter Real Estate Talks. Signing off.